वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। डॉरी डेथ आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग। इसमें हम लोग दो अमेंडमेंट की बात करेंगे जो 1973 द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें 198A सेक्शन को इंसर्ट किया गया था और साथ ही साथ में सेक्शन 113A सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इंसर्ट किया गया था। दो मेजर हमारी अमेंडमेंट थी। जब भी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये जो हमारा सेक्शन है 304B दैट डील्स विद द डॉरी डेथ, इसको 1986 में इंसर्ट किया गया था और ये अमेंडमेंट सारी तभी हुई थी। 1973 एक्ट में भी तभी हुई थी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हम लोग कह सकते हैं 113A सेक्शन को इंसर्ट किया गया था। हम बात करें मैरिज की, तो जितनी भी मैरिजेस होती हैं हम लोग ये बिलीव करते हैं कि वो हेवन में होती हैं। सो मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट ब्रोकन ऑन द अर्थ। तोड़ा जाता है उसको अर्थ में। हम लोग की ये प्रजम्पशन है कि हम लोग ये मानते हैं, खुद बिलीव करते हैं कि जो संजोग होते हैं जिसके साथ मैरिज होनी होती है वो परमात्मा खुद डिसाइड करता है। तो मैरिजेस आर मेड इन हेवन, बट जो मदर इन लॉ होती हैं, सिस्टर इन लॉ होती हैं, जहाँ हस्बैंड होते हैं, जहाँ अदर रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड्स होते हैं, वो इंक्रीजली इन्वॉल्व होते हैं कि वो उस मैरिज को ब्रेक कर दें, जिसकी वजह से सर्कमस्टांसेस सोसाइटी में काफी डिफरेंस हो जाते हैं। एक मैरिड लेडी जिसकी डेथ होती है, 304B में उसके कल्प्रिट को अक्यूज माना जाता है। उनके अगेंस्ट चार्जशीट दायर की जाती है कोर्ट में। 173 सब क्लॉज 2 ऑफ द CRPC में उसकी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाती है। हम बात करें 304B की लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है हमारी। वहां पर लिखा है विद द डेथ ऑफ ए वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न। अगर मैरिड लेडी की डेथ होती है, कैसे होती है? बर्न से। जहां बॉडली इंजरी से उसकी डेथ हो जाती है, जहां अदरवाइज अकर्स देन अंडर ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉट अंडर नॉर्मल। लाइक लॉ कहता है कि उसकी डेथ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होनी चाहिए, उसकी डेथ डाउटफुल होनी चाहिए, उसकी डेथ के पीछे कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण क्या है? हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स। तो वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो बाय बर्न है, जहां अदरवाइज बॉडली इंजरी थी, जहां उसने सुसाइड कमिट कर दिया, बट वो नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए। यहां पर लिखा है एंड इट इज शोन, नॉट प्रूव, इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ। हमें सिर्फ दिखाना है, हमें साबित नहीं करना, हमें सिर्फ दिखाना है कि भाई हमारे इसकी डेथ से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और एनी कनेक्शन विद व्हाट? द डिमांड ऑफ द डॉरी। उसकी डेथ से पहले उसको हरास किया गया था ताकि डिमांड जो है, उसके पीछे डिमांड ऑफ डॉरी थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जो भी है। तो जब अगर वो डेथ होती है विद इन द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, तो सेक्शन 304B जो है वो अट्रैक्ट होता है। लॉ कहता है कि 304B में अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, लेडी की डेथ होती है, मैरिड लेडी की डेथ होती है, तो जो कल्प्रिट है उनको सजा जो मिलेगी वो शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर है, बट विच मेक्स 10 टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो यहां पर डिफॉल्ट बेल में भी काफी कंफ्यूजन होती है एडवोकेट्स को। लाइक कई एडवोकेट्स मानते हैं कि यहां पर लाइक नॉट लेस देन 7 ईयर बोर्ड लिखा है, तो 60 डेज जो है 167 ऑफ CRPC के तहत जो है वो पुलिस को चार्जशीट फाइल जो है वो कोर्ट में दायर करनी थी, लेकिन उन्होंने की नहीं, तो बाय डिफॉल्ट बेल का राइट होता है। लेकिन लॉ कहता है कि यहां पर हाईएस्ट मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो कौन सी है? लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो 167 में वहां पर लिखा है कि 10 साल से अगर ऊपर किसी की पनिशमेंट है किसी ऑफेंस में, तो वहां पर जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज माना जाता है, ना कि 60 डेज। तो 90 डेज के अगर अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल जो है वो कंप्लीट करके हैंड ओवर नहीं की कोर्ट में, तो वो डिफॉल्ट बेल उसका राइट बन जाता है अक्यूज का। लेकिन यहां पर इसीलिए लॉ कहता है कि डिफॉल्ट बेल होनी नहीं चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा। तो यहां पर 90 डेज ही हम लोग कंसिडर करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि 1986 में एक नया ऑफेंस नोन एज डॉरी डेथ को इंसर्ट किया गया था इंडियन पेनल कोड में एज सेक्शन 304B बाय द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986।
अमेंडमेंट थी हमारा एक्ट, हमें एक सेपरेट एक्ट बना लिया था, दैट इज डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986। द थिंग इज कि भाई वी नीड कि हमें एक सेपरेट एक्ट बनाना पड़ा। हमारे इंडियन पेनल कोड में नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, बट स्टिल हमारे नए एक्ट्स हमने बना दिए हैं, लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ऑल्दो वी हैव अ नंबर ऑफ सेक्शंस इन द इंडियन पेनल कोड दैट डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात करें, करप्शन की बात करें, बट स्टिल वी हैव अ सेपरेट लॉ ऑन इट। द सेम इज लॉ कहता है कि जब कोई भी ऑफेंस जो सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो जाते हैं उनके लिए सेपरेट एक्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है वो सफिशिएंट नहीं है, उनका प्रोसीजर सफिशिएंट नहीं है, उसका प्रोसीजर हार्श होना चाहिए अक्यूज के लिए, प्रिजम्पशन उनके एंगेज होने चाहिए दैट इट इज प्रोज्यूम कि आप ही नहीं उसका कत्ल किया है, यू हैव टू प्रूव कि आप इनोसेंट हो। द प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, इट इज नॉट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूव दैट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या प्रूव करना है, डेथ हो गई, डेथ से पहले उसको हरास किया गया और डॉरी डिमांड की गई, प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन कि आप ही ने उसको मारा, बट दैट्स इट। उसको प्रूव करने दो अक्यूज को कि भाई मैंने नहीं मारा, आई एम इनोसेंट पर्सन, द प्रिजम्पशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए 304B 1986 में इंसर्ट किया, क्योंकि 1986 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986 बनाया, उसकी वजह से हमारे पास दो मेजर्स अमेंडमेंट हुई, दैट इज 1973 हमारा जो कोड है सीआरपीसी का, उसमें भी अमेंडमेंट साथ ही में की गई। 1986 में जब डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया तब हमने एक सेक्शन डाला 198A of the CRPC that provides that a court can take cognizance of the offence under section 498A IPC upon police report or upon a complaint made by the person aggrieved of the offences or by her parent, brother, sister, the offence is non available, ये लिखा गया है 498 में। जो क्रूअल्टी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर डॉरी प्रोहिबिशन में 304B सेक्शन में कहीं भी क्रूअल्टी को डिफाइन नहीं किया गया। क्रूअल्टी को अगर डिफाइन किया गया है तो वो सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। वहां पर लिखा गया है क्रूअल्टी मींस व्हाट, क्रूअल्टी मींस एनी विलफुल कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, और वो कंडक्ट ऐसा होना चाहिए इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव, कि वो वुमन को ड्राइव कर रही है, उसको इंड्यूस कर रही है कि मैं सुसाइड कमिट कर दूं। जब मैं अपनी बॉडी को इतनी इंजरीज कर दूं कि मेरी डेथ हो जाए, जहां उस अक्यूज के एक्ट से वुमन अपनी बॉडी को खतरे में डाल दे, डेंजर टू लाइफ एक्ट करे ऐसा, तो भाई यहाँ पर वो हम लोग क्रूअल्टी मानेंगे। तो वो बेसिकली और टू कॉज ग्रेवियस इंजरी और डेंजर टू लाइफ और हरासमेंट टू कॉज हर, ये जो हम लोग उसको जो बेसिकली क्रूअल्टी दे रहे हैं वो किस पर्पस के लिए दिए हैं, फॉर द डिमांड ऑफ द डॉरी के लिए। तो दैट इज क्रूअल्टी व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडिपेंडेंट कोड। और वहां पर 198A ऑफ सीआरपीसी भी यही कह रहा है कि वहां पर हमें कंप्लेंट चाहिए, वो कंप्लेंट चाहे पुलिस करे चाहे जो उसके विक्टिम है उसकी जो रिलेटिव्स करें, हमें सिर्फ कंप्लेंट चाहिए, तभी कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है, तभी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव अनदर अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, दैट इज 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वहां पर लिखा है द शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड पर्सन। आप प्रूफ करो that you are an innocent person. It is not the duty of the public prosecutor to prove the case beyond the reasonable doubt. It is the duty of the accused person to prove that he is an innocent person. The burden of proof shifts on the shoulder of the accused person. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर केस कर रहे हैं, we have a 3 केस लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसकी बात कर रहे हैं तो इस केस में कोर्ट ने कहा, अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अपेरेंटली जो वर्ड यूज किया गया है दैट मींस नॉट द नेचुरल डेथ। 304B में वहां पर वर्ड लिखा गया है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दैट मींस नॉट द नेचुरल डेथ ऑफ द डिसीज पर्सन। वो नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, यहां पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। वी हैव अनदर केस दैट इज वेणुगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेकंड केस, कोर्ट ने एपिलेंट ने बेसिकली जो एपिलेंट था वो हस्बैंड था, उसको लायबल ठहराया गया था अंडर सेक्शन 304B ऑफ इंडियन पेनल कोड में, क्योंकि उसने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी थी कि वाइफ ने सुसाइड कमिट कर ली थी जस्ट विद इन द 2 years ऑफ हर मैरिज। तो इसलिए एपिलेंट ने जब अपील फाइल की तो एपिलेंट कोर्ट ने भी उसको कन्विक्ट कर दिया 304B में। सो ये हमारी मेजर जो थी। अब हम बात करें डॉरी की,
क्योंकि डॉरी डेथ की बात करो तो डॉरी का इंटरप्रिटेशन हमें पता होना चाहिए डॉरी का मतलब क्या है। डॉरी का जो मीनिंग है वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में। तो वहां पर लिखा गया है द सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट डॉरी मींस एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्री टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, चाहे आप सीधे दे रहे हो चाहे आप इनडायरेक्टली दे रहे हो। कब दे रहे हो, कौन दे रहा है? बाय वन पार्टी टू ए मैरिज टू द अदर पार्टी। एक पार्टी मैरिज वाली दूसरी पार्टी को दे रही है, मींस लड़की वाले लड़कों को दे रहे हैं क्या? प्रॉपर्टी। चाहे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लाइक चेक हो गया, प्रमोट हो गया, उसको दे रहे हैं, वो हमारी डॉरी मानी जाएगी। सेकेंड थिंग, बाय द पेरेंट ऑफ आइदर पार्टी टू ए मैरिज और बाय अदर पर्सन्स टू आइदर पार्टी टू ए मैरिज। वहां पर जो पेरेंट्स हैं अगर वो दूसरे को कुछ दे रहे हैं वो भी डॉरी मानी जाएगा। कब दे रहे हैं? एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द टाइम ऑफ मैरिज। अगर आप डॉरी दे रहे हो या आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी दे रहे हो तो भाई यहां पर ये जो चीज है वो डॉरी मानी जाएगी। देन वी हैव अनदर केस दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अशोक कुमार श्रीवास्तव। इस केस में अपेक्स कोर्ट ने सेट असाइड कर दी थी हाई कोर्ट के ऑर्डर एंड रीस्टोर द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर, राइट। द अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया दैट कोर्ट वुड नॉट हेसिटेट टू इंटरफेयर व्हेन अ ग्रूसम क्राइम इज कमिटेड व्हिच हैज रिजल्टेड इन द इंटेक्सिंग ऑफ द यंग मदर। लॉ कहता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे एक यंग मदर की डेथ हुई है, एक मैरिड लेडी की डेथ हुई, यंग है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड ने उसको मारा है, तो वहां पर इस ग्रूसम ऑफेंसेस अगर हुआ है तो ट्रायल कोर्ट जो है उसके जो जजमेंट है उसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर वो ट्रायल कोर्ट ऑन मेरिट बेसिस पे उसको डिसाइड कर रही है और उस जजमेंट में कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, वो एज पर लॉ बिल्कुल जजमेंट सही है, तो हाई कोर्ट कांट इंटरफेयर। ये इस केस में हेल्ड किया गया था। तो ये फैक्ट जो थे इस केस में क्या थे कि अक्यूज्ड इंस्टेड ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन लेफ्ट द हाउस, लॉक्ड द डोर आउटसाइड एंड डिसअपीयर्ड क्लियरली। तो लॉ कहता है कि आप घर से चले जा रहे हो, बाहर से लॉक लगा रहे हो, वो आप अंदर उसको जो है वो उसकी डेथ हो रही है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स ओके। तो वी हैव 304B सेक्शन। तो उसी साथ हम बात करें 498A सेक्शन की, जहां पर क्रूरल्टी की बात करें तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बेसिकली 304B है वो डॉट डेथ के रिगार्डिंग डील कर रहा है, जो 498A सेक्शन है वो सिर्फ क्रूरल्टी के रिगार्डिंग डील कर रहा है। It deals with the cruelty by the husband or by the relative of the husband. मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है पनिशमेंट 304 में 7 ईयर है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जबकि 498A सेक्शन में वहां पर लिखा गया है नो सच मिनिमम इम्प्रिजनमेंट। वहां पर कहीं कोई भी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट डिफाइन नहीं की गई, बट विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और फाइन ऑनली। तो वो सिर्फ अप टू 3 ईयर तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम कितनी है 7 और अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ के केसेस में है। वुमन मस्ट बी डाइड अंडर 304B, लेकिन 498 में वुमन की डेथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ क्रूरल्टी है। सेक्शन 304B fails to explain the meaning of the cruelty, but the cruelty has been defined in the section 498 of the Independent Code. So this is basically the major difference between section 304B and the 498A section of the Independent Code. So this is all about the section 304B dowry death. तो 3 केस लॉ हमने किए हैं, हालांकि नंबर ऑफ केसेस हैं इसमें, बट यहां पर सिर्फ आपके कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।